बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम शारदा में थोड़ा वक्त गुजारेंगे और उसके बाद फिर आगे तौबट की तरफ जाएंगे। मुज़फ़्फ़राबाद से शुरू होने वाला सफ़र आज हमारा शारदा तक पहुंचा है और तकरीबन दिन के 1:30 या 2 बजे हम शारदा पहुंचे थे। यहाँ हमने थोड़ा शारदा टाउन की भी सैर की और यहाँ की कुछ कदीम इमारतें भी देखी और उसके साथ साथ हम यहाँ दोपहर का खाना खा के आगे तौबट की तरफ चल पड़े। तो शारदा मेन जो शाहरा है उससे राइट साइड की तरफ एक छोटे पुल के ज़रिए जुड़ जाता है और पुल क्रॉस करते ही हम टाउन में दाखिल होते हैं। ये इस वक्त हम पुल से गुज़र रहे हैं और जो सामने वैली है ये मुज़फ़्फ़राबाद साइड है। हम वहाँ से आए हैं और इसके अपोजिट साइड पर हमने आगे जाना है तौबट की तरफ। शारदा में सबसे पहले जो मकबूजा कश्मीर के दरगाह हज़रत बल जैसी एक इमारत है, मस्जिद है एक, सबसे पहले वो नज़र आती है। फिर आप इसके बाज़ार से गुज़र के ऊपर एक ऊंचाई पर टीला है, उस टीले में एक बहुत ही कदीम यूनिवर्सिटी के आसार हैं जिसको शारदा यूनिवर्सिटी कहा गया है, जो जिसकी हिस्ट्री कुछ इस तरह से है कि 342 या 72 कबल मसीह में ये मौजूद थी। बाद में इसको रेनोवेट किया गया है, 772 या ऐसा कोई फिगर है, एग्जैक्ट इस वक्त याद नहीं है। उस वक्त रेनोवेट किया गया है और इसके बावजूद इस वक्त ये आसार कदीमा की शक्ल में मौजूद है। ये काफ़ी बड़ा एक चबूतरे के ऊपर प्लेन सा है जिसके गिर्द एक इमारत है और मरकज़ में एक और चबूतरे की शक्ल की इमारत है। अतराफ में छोटे छोटे ताकचे से बने हुए हैं जहाँ शायद कोई आलिम खड़ा होकर वाज नसीहत करता होगा या पढ़ाता होगा। और दरमियान वाला जो पोर्शन है वहाँ 10 बाई 10 का एक छोटा सा कमरा नुमा इमारत है और जिसकी कमरे के स्पेस से ज़्यादा इसकी तामीर पर बहुत फोकस किया गया है। ये आपको नज़र आ रहा होगा, बाहर से चारों तरफ से सेम है, सिर्फ एक तरफ इसमें दरवाज़ा सा है और अंदर भी जो आलिम होता होगा या जो भी उस्ताद होता होगा उसके बैठने की जगह अलग है और स्टूडेंट्स के बैठने की जगह अलग है। और ये आप देख सकते हैं बहुत कदीम लेकिन इतनी महारत से तामीर किया गया है इसके एक एक पार्ट को कि ये इतना अरसा गुजरने के बावजूद भी कुछ न कुछ इसका हिस्सा अभी भी अपनी ओरिजिनल हालत में खड़ा है। और ये श्रद्धा या शारदा के नाम से किसी देवी के नाम पर बनाया गया बुद्ध मज़हब का ये एक इल्मी मरकज़ था और शायद इसी की मुनासिबत से इस वैली का नाम पड़ गया है। और बुद्ध मज़हब के बाद में हिंदू मज़हब के जो बड़े मुक़द्दसात हैं उनमें ये इसको तीसरा या चौथा मकाम हासिल है। इतनी अहम ये इबादतगाह भी रही होगी और इल्मी मरकज़ भी अपने दौर की, लेकिन इस वक्त तो ये उजड़ चुकी है। आसार कदीमा के तौर पर इसको किसी हद तक प्रोटेक्ट किया गया है। यहाँ हमने काफ़ी टाइम गुजारा और ये ऊंचाई पर होने की वजह से इसके किसी हिस्से पे आप खड़े होकर नीचे पूरे शहर का नज़ारा कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत जगह है शारदा। और हस्ब मामूल इसके भी लेफ़्ट राइट साइड पर घना जंगल है, लेफ़्ट साइड पर जंगल थोड़ा सा कम है। ये नॉर्थ और साउथ फेस का चक्कर होता है असल में। जिस पोर्शन पर धूप ज़्यादा पड़ती है उसमें जंगल थोड़ा सा कम घना होता है, जिस तरफ धूप कम पड़े वो जंगल घना होता है। हस्ब मामूल हमें एक और अफसोसनाक चीज़ ये देखने को मिली कि इस कदीम इमारत के इर्द गिर्द भी लोगों ने कचरा फैलाया था। तो हमारे प्रोफेसर बशीर साहब ने इसको महसूस किया और ये कचरा समेट कर हालांकि उधर डस्टबिन बना हुआ है उसमें डाला। तो हमारे देखा देखी और लोगों ने भी फिर फ़ौरन सफाई की तरफ ध्यान दिया और इसको हमने आनन फानन इस एरिया को साफ़ किया। ये नीचे घर नज़र आते हैं। मैंने पहले भी किसी वीडियो में बताया था कि नीलम वैली के घरों की स्ट्रक्चर तकरीबन कमोबेश एक जैसी है और लकड़ी की फरावानी की वजह से, और लकड़ी भी बहुत ही आला नस्ल की लकड़ी कह सकते हैं आप, उसकी वजह से यहाँ 3-3 मंजिला लकड़ी के ही घर बने हुए हैं। और शायद जो लकड़ी को डील करने वाले कारीगर यहाँ बहुत ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड टाइप के
हैं और इसी वजह से इतनी बड़ी स्ट्रक्चर्स बना के उसके ऊपर डेकोरेशन करके बहुत ही खूबसूरत बनाया जाता है और बस देखते रहने को जी चाहता है, इतने ज़बरदस्त घर बने हुए हैं यहाँ। ये जिस जगह मैं खड़ा हूँ ये वो जगह है जहाँ पर सबसे बड़ा गालिबन जो आलिम बैठता होगा और उधर से उसको डिस्कस करता हो, ये उसी कमरे की सीढ़ियाँ हैं। और इस सीढ़ियों के साथ ये मरकज़ी एक ही दरवाज़ा है, इस दरवाज़े से आप इन होते हैं तो जो मैं कह रहा था ना 10 बाई 10 का कमरा, वो है ये कमरा। और अब इसमें अंदर तो टूट फूट हो गई है, अलबत्ता जो चंद बड़े बड़े पत्थर हैं वो अपनी असली हालत में आज भी मौजूद हैं। इस यूनिवर्सिटी में हमने काफ़ी सारा वक्त गुजारा और माजी का एक वर्क हमारे सामने था, हिस्ट्री थी जिसको महसूस किया और किसी वक्त हम भी इसी तरह हिस्ट्री का हिस्सा बन जाएंगे। और ये उससे वापस उतरने वाली सीढ़ियाँ हैं, आप इसी से अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितनी स्टीप खड़ी चढ़ाई थी जिसके ऊपर सीढ़ियाँ बनाकर लोग ऊपर जाके पढ़ के वापस आते होंगे। और इस वक्त तो खैर ऐसा नहीं है। ये बहरहाल इसके नीचे ही फौजी कुछ स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ पर संतरी वगैरह बैठते हैं और पूछ गछ करके ऊपर जाने देते हैं। बहरहाल आने जाने पर कोई ख़ास पाबंदी नहीं है, फिर भी कोई एंट्री वगैरह होती है और कुछ हिदायत मिलती हैं, फिर आप जाकर ऊपर वो करते हैं। शारदा से अब हम वापस जा रहे हैं और शारदा से 2 मिनट आगे जाते हैं तो एक अंदर नाला आता है जिसके पुल क्रॉस करके सामने ये सड़क नज़र आती है। आप ज़रा गौर करें, इसके लेफ़्ट साइड पर जो सड़क नज़र आती है वो नूरी टॉप है। नूरी टॉप के ज़रिए हम यहाँ से जलखंड उतर सकते हैं। जलखंड बाबूसर टॉप के करीब का एक एरिया है जो बाबूसर टॉप और नारान के दरमियान है। और जिस रूट से हम आए हैं इधर, उन रूट वालों के लिए अगर ये रास्ता खुला हो तो बहुत ही आसान सफ़र होता है। वो इस तरह से कि हम बाबूसर टॉप से कागान नारान से होते हुए गढ़ी हबीबुल्लाह फिर मुजफ्फराबाद से यू टर्न लेकर उसी रूट के पैरेलल यहाँ नीलम वैली में इधर पहुँचे हैं और हमने वापस इसी यू वाले सफ़र पर जाना है। अगर ये नूरी टॉप वाला रास्ता खुला होता जो अभी बंद है तो हम शॉर्टकट करते, यानी हमारे तकरीबन 2 दिन बच सकते थे। तो जो हजरात बाद में आएंगे उनको बता दें कि शारदा से नूरी टॉप वाले रास्ते को आप यूज़ करते हुए जलखंड उतर सकते हैं, वहाँ से नारान की तरफ भी जा सकते हैं या राइट पर मुड़ेंगे तो बाबूसर टॉप के थ्रू चिलास पहुँचेंगे। ये रास्ता इस वक्त ऊपर नूरी टॉप पर बर्फ़ की वजह से खुला हुआ नहीं है, ये 1 जुलाई को खुलता है। तो पुल क्रॉस करते ही वहाँ फौजी कुछ हजरात रहते हैं, उनसे मालूमात करने पर आपको बताया जाता है कि नूरी टॉप का रास्ता खुला है या नहीं है। बहरहाल पूछ के तसल्ली करके जाना चाहिए। बाइक पर ना जाएं तो बेहतर है, बाइक पर भी लोग जाते हैं लेकिन 4x4 गाड़ी बआसानी जा सकती है, अदरवाइज़ रास्ता बहुत कीचड़ वाला है और ऊंचाई पर है जिसकी वजह से अक्सर दलदली इलाका भी रहता है ये। तो अगर नूरी टॉप के थ्रू आप उधर जाएंगे तो ठीक। हम इस वक्त उस रास्ते पर नहीं जा रहे हैं, सीधे आगे बढ़ रहे हैं तौबट की तरफ। और इससे पहले शारदा से हमारा अगला पड़ाव केल होगा। केल में हम रुक कर अड़ंग केल जाएंगे, अड़ंग केल की तफसील आगे बताऊंगा। फिर वक्त हम केल जाएंगे, केल से फिर आगे तौबट का 2-3 घंटे का रास्ता है। तो एक और बात आपको बता दें कि शारदा में जब आप रुकते हैं तो खाना खाने के लिए कराची होटल जो मेन शाहरा पर ही मौजूद है, वहाँ अच्छा खासा खाना मिलता है। और हमने तो तकरीबन काफ़ी होटलों में सर्वे किया खुद चेक करके, इसमें खाना खाया जो बहुत मज़े का खाना था और रिजनेबल प्राइसेस भी था। और यहाँ अजीब गरीब नाम थे, एक माँ गेस्ट हाउस था, वहाँ रहने को तो जी चाहा। बहरहाल माँ का मुतबादिल तो कोई नहीं हो सकता है, नाम रखने से फ़र्क नहीं पड़ता है। बहरहाल हम आगे इस वक्त चल रहे हैं दरिया नीलम के किनारे किनारे और हमारे राइट साइड पर दरिया के उस तरफ घना जंगल है, इस तरफ धूप ज़्यादा पड़ती है जहाँ से रोड है, इसलिए जंगल तो है इधर भी लेकिन इतना घना नहीं है। अलबत्ता रिहायशी मकानात ज़्यादातर इसी साइड पर हैं। तो हमारा सफ़र अभी जारी है और तकरीबन एक जैसे मनाजिर हैं, बीच बीच में घर हैं और घरों की बनावट भी एक जैसी है। अलबत्ता कहीं कहीं पत्थर के बने हुए घर हैं, वरना ज़्यादातर जो घर हैं वो लकड़ी के ही बने हैं और 3-3 मंजिल के।
आखिर में मैं ताओबट में आपको कुछ स्ट्रक्चर करीब से दिखाऊंगा कि ये लकड़ी के घर कैसे हैं। और एक और बात यहाँ मुझे समझ में आ गई, वो ये है कि गिलगित बल्तिस्तान की जितनी तारीखी इमारतें हैं, ख़ास तौर पर बल्तिस्तान रीजन में खानकाहें हैं, किले हैं और इस तरह राजाओं के घर हैं, जहाँ वुड कार्विंग प्लस जो लकड़ी का काम है बहुत बड़े पैमाने पर, बड़ा आला दर्जे का काम है, और वो सारे सुनते थे कि कश्मीरी कारीगरों ने किया है। अब यहाँ आके अंदाज़ा होता है कि कश्मीरियों को लकड़ी के काम में ये महारत क्यों थी, क्योंकि लकड़ी वाफिर मकदार में दस्तयाब है। तो अब इसमें हुनर आजमाना, हुनर सीखना और हुनर को इस्तेमाल करना तो पड़ता है। इसलिए मेरा अपना ख्याल ये है, बल्कि मैंने सुना था ये, कि जो खानकाहों की या जमात खानों के जो ऊपर डिज़ाइन हैं लकड़ी के, वो कश्मीरी माहिरीन के बने हुए हैं, और जो आर्किटेक्ट है वो ईरान का है। तो मेरा ख्याल है ये हुनर ईरान से इधर कश्मीर आया है और कश्मीर मुंतकिल हुआ। कश्मीरियों ने इसको बहुत अच्छी तरह इंसाफ किया है इस हुनर के साथ, और इसीलिए यहाँ भी जो घर बन रहे हैं, और इसमें मेरा अपना ख्याल ये है कि जो लकड़ी के काम करने वाले कारीगर हैं उनमें एक तो कंपटीशन भी होता होगा, और इनके इस हुनर की यहाँ मांग भी होती होगी, और इस हुनर वाले को यहाँ से ठीक ठाक इनकम भी आती होगी। तो सबसे पॉपुलर हुनर लकड़ी का काम हो सकता है इधर, और उसकी वजह साफ जाहिर है, इतने जंगलात दस्तयाब हैं। जंगल को महफूज भी किया गया है, और यही जंगल इनके जानवरों के लिए घास भी फराहम करता है, सर्दियों के लिए सख्त सर्दी से बचने के लिए फ्यूल का काम भी करता है, तामीरात में भी इस्तेमाल होता है। लकड़ी के घरों में सर्दी ज़्यादा नहीं पड़ती है, अलबत्ता एक ख़तरा रहता है कि अगर खुदा न खास्ता आग वाग लग गई तो फिर बहुत ज़्यादा नुकसान का चांस है। लेकिन ज़ाहिर है इसका भी इंतज़ाम किया होगा। हमें कोई ख़ास ऐसा नज़र तो नहीं आया कि, या हमने पूछा नहीं कि किस तरह से इसके लिए आग से बचाव का एहतमाम हुआ होगा। हम तो फ़िलहाल ये नज़ारे अपने जहनों में महफूज करने की कोशिश करते हैं, तो और उसी का एक पोर्शन, थोड़ा सा हिस्सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, क्योंकि देखना और वहाँ मौजूद होने में बहुत बड़ा फ़र्क है। फिर भी न देखने से फिर भी बहुत बेहतर है। तो नीचे हमारे राइट साइड पर नीचे दरिया बहता है, कहीं पर तेज़, कहीं पर आराम से साफ़ सुथरा नीलगू पानी वाला दरिया, और दरिया के जस्ट उस तरफ घना जंगल, और जंगल भी देवदार या कोनीफेरस फॉरेस्ट मुख्तसरन कह सकते हैं ये है। और कहीं कहीं बीच में जहाँ दरख्त कम है वहाँ सब्ज़ा और फूल हैं। यानी कश्मीर जन्नत नज़ीर जिसको कहा जाता है, आपको पल पल ये एहसास साथ साथ रहता है, और आप इन मनाजिर को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हो, बोर होने का तो सवाल ही नहीं पैदा। हाँ, अलबत्ता अगर गाड़ी आपकी अपनी हो, आपके पास टाइम हो, तो बहुत सारी जगह हैं जहाँ रुक कर आप थोड़ा इंतज़ार भी करते हैं, जहाँ उन मनाजिर को और गौर से देखते हैं। मौसम बहुत ज़बरदस्त है। मुज़फ़्फ़राबाद में काफ़ी गर्मी थी, हम जूँ जूँ वैली में ऊपर जा रहे हैं अब ठंड बढ़ती जा रही है, और सख्त गर्मी के दिनों में यहाँ बहुत नॉर्मल टेम्परेचर, और इस तरह से आप समझो कि दुनिया से कट के एक नई जगह पर आते हैं, बहुत नया एक्सपीरियंस होता है। और ये मनाजिर हैं कि बस आपका साथ नहीं छोड़ते, और आप इनके साथ यहीं के हो लेते हैं, और हर मंज़र को एंजॉय करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो गर्मियों में कोशिश करना चाहिए हमें कि ऐसा प्रोग्राम हर साल नहीं तो कम से कम 1-2 साल के बाद ज़रूर किया जाए। बहरहाल हम केल के बहुत नज़दीक पहुंच चुके हैं, और केल में हमारा हम वैसे तो सफ़र के हिसाब से तो केल में रुके नहीं थे, आगे बढ़ गए थे, लेकिन वापस आकर हमने केल से अड़ंगकेल तक का सफ़र किया, और अड़ंगकेल में हमने रात गुजारी, सुबह आधा दिन भी यहाँ गुजारा। तो फिर अड़ंगकेल, शारदा और उधर किरण, आगे जो ताओबट, ये वो जगह हैं जिनका कोई मुकाबला नहीं, जो कोई सानी नहीं, इतने खूबसूरत ये इलाके हैं। तो उसी की झलकियाँ मैं आपको दिखाते हुए
جا رہا ہوں۔ اس وقت ہم کیل کے بہت نزدیک پہنچ چکے ہیں۔ راستے میں کئی چھوٹے گاؤں آئے جن میں سے کسی کے نام ہمیں پتہ چلے، کسی کے نہیں پتہ چلے۔ تو جو لوگ یہاں رہتے ہیں ان سے اور یہاں کی انتظامیہ سے گزارش ہے کہ اس روڈ کے کناروں پر دائیں بائیں جو ہی کوئی علاقہ شروع ہو جاتا ہے تو انٹرنس پر کوئی ایسا بورڈ ہو، سائن بورڈ، جس میں اس علاقے کا کم سے کم نام نمایاں کیا جائے، اور ایسا ہو تو جو ٹورسٹ حضرات ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے وہ نام یاد رکھنے میں، اور ساتھ میں اس کی ہائٹ اور دوسری تیسری چیزیں دیکھنے کا بھی موقع ملتا ہے۔ تو ابھی جو میں بتا رہا تھا کہ کیل کے آثار نظر آنے لگے ہیں۔ کیل کی بناوٹ باقی تمام جو گاؤں گزرے ہیں ابھی تک ان سے تھوڑی سی اس طرح سے مختلف ہے کہ یہ ایک طرح کا درہ جیسا ہے۔ آپ مظفر آباد سے چلتے آ رہے تھے تو جو ہم آگے بڑھ رہے تھے ویلی اونچی ہوتی جا رہی تھی، اور کیل کا گاؤں جہاں پر آباد ہے وہ سب سے اونچی جگہ ہے، اور کیل کے گاؤں کے دوسری طرف ہمیں نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب کیل سے آگے توبٹ کی طرف جائیں گے تو اب ہمیں چڑھائی نہیں چڑھنی پڑے گی بلکہ اترائی اترنا پڑے گا، اور یہی کیل کی خوبی ہے۔ اور کیل کی ایک اور خوبی یہ ہے کہ یہاں سے آگے ویلی دو حصوں میں تقسیم ہو جاتی ہے۔ ایک لیفٹ سائڈ پر جاتے ہیں آپ تو شونٹر ٹاپ ہے، اور یہ وہی راستہ ہے جس کے تھرو آپ گلگت بلتستان کے ضلع استور پہنچتے ہیں، اور مستقبل میں یہاں سے راستہ بننے کی پلاننگ ہے۔ اور البتہ آپ رائٹ سائڈ کی طرف مڑتے ہیں کیل سے تو پھر تاؤبٹ کا ایریا آتا ہے۔ ہم نے رائٹ سائڈ پر جانا ہے۔ ابھی فی الحال ہم کیل کے بہت نزدیک پہنچے ہیں، اور کیل کے نزدیک روڈ پر کام ہو رہا ہے۔ یہاں کچا راستہ ہے، حالانکہ کیل بہت پرانی آبادی ہے، اس کے باوجود یہاں تک راستے کا پکا نہ ہونا افسوسناک ہے۔ البتہ یہاں کے لوکلز نے ہمیں بتایا کہ جب تک پاکستان انڈیا کے حالات ٹھیک نہیں تھے تو یہاں تک روڈ کا مستقل کھلا رہنا ممکن نہیں تھا، اس لیے یہ علاقہ تقریباً ٹریپ تھا، جس کی وجہ سے روڈ سمیت بہت سارے ترقیاتی کام رکے ہوئے تھے۔ لیکن جب سے 2007 سے حالات ٹھیک ہیں تب سے یہاں روڈ بننے کا کام بھی شروع ہو چکا ہے، اور دیگر تعمیراتی سرگرمیاں بھی جاری ہیں۔ اب ہم کیل کے بازار میں داخل ہو چکے ہیں۔ یہاں ہم رک کر چائے وائے پئیں گے، تھوڑا آرام کریں گے، اس کے بعد باقی سفر جاری رہے گا۔ تب تک کے لیے خدا حافظ۔